हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एपी और जीपी सीरीज के बारे में। पिछली दो क्लासों में मैंने आपको एपी और जीपी सीरीज के बारे में बताया था डिटेल में। सीरीज एक्चुअली में होती कैसी है, हम कैसे पता लगे कौन सी सीरीज एपी सीरीज है, कौन सी जीपी सीरीज है, और उनका एनवा टर्म ज्ञात करना, एन पदों का योग ज्ञात करना, अनंत जीपी श्रेणी और पदों को मानने के बारे में मैंने फुल आपको डिटेल में पढ़ाया। आज हम क्या पढ़ेंगे, एचपी श्रेणी और कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे। तो बेसिक स्टूडेंट्स, आपको जब भी एचपी श्रेणी यानी एचपी श्रेणी बेसिक रूप से होती क्या है, एचपी श्रेणी के बारे में मैंने क्या बताया था। एचपी मतलब हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी क्या हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको जब भी एचपी श्रेणी के बारे में दिमाग में है तो आपको बस इतना याद रखना है कि एचपी श्रेणी वो श्रेणी होती है जब उनके पदों को हम उल्टा करते हैं, यानी जब उनके पदों को व्युत्क्रम में लेते हैं तो वो एक एपी श्रेणी में बन जाती है। यानी अगर मान लो 2, 4, 6 और 8, अगर ये एपी श्रेणी में, ये एपी श्रेणी में है तो इतना तो आपको बताया कि 2, 4, 6, 8 एपी श्रेणी में। जब इनके पदों को हम उल्टा करते हैं यानी 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8, तो ये जो श्रेणी बनेगी ना, ये जो श्रेणी बनेगी ये हमेशा एचपी श्रेणी होगी। क्यों होगी? एचपी श्रेणी की फॉर्मेशन क्या कहती है कि किसी श्रेणी के पद रात्मिक श्रेणी में होंगे यदि उन पदों में के व्युत्क्रम एपी श्रेणी में। अब आपने क्या देखा, इन पदों के व्युत्क्रम हम एपी श्रेणी में ले रहे हैं, तो ये जब एपी श्रेणी में व्युत्क्रम तो ये पद कौन से होंगे, एचपी श्रेणी। बस आपको इतने याद रखना है। अब एचपी श्रेणी का आपको कुछ भी निकालना हो, एनवा पद निकालना हो, तो पदों को उल्टा करके एपी श्रेणी का एनवा पद निकालो और वापस उसको उल्टा कर दो, एचपी श्रेणी का बन जाएगा। और ऐसे सब निकाल सकते हो। आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी एपी श्रेणी के पदों को जब हम व्युत्क्रम में करते हैं, उल्टा करते हैं, तो वो एक एचपी श्रेणी में बन जाते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया एचपी श्रेणी के बारे में कि एचपी श्रेणी बेसिक रूप से होती क्या है। जब हम संख्याओं के व्युत्क्रम को एपी श्रेणी में लिख सकते हैं तो वो संख्या अपने आप में एचपी श्रेणी में होती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे पॉइंट क्या कहता है, अगर संख्या ए और बी के लिए हमें निकालना हो क्या, समांतर माध्य एम यानी अर्थमेटिक मीन, फिर हमें निकालना हो अगर गुणोत्तर माध्य यानी जीएम है यानी जियोमेट्रिक मीन, और तीसरा हरात्मक माध्य एचएम यानी हार्मोनिक मीन, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो माध्य से बेसिक रूप से आपका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स की माध्य क्या होता है। अगर हमें को दो वैल्यूज दी जाए, दो नंबर्स दिए जाए, उनका हमें माध्य निकालना। माध्य मतलब क्या होता है, उनके बीच की संख्या। यानी माध्य क्या होगा, अगर दो वैल्यू हमें निकालनी है और माध्य निकालना है अगर, तो माध्य क्या होगा, उनका बीच का संख्या होगी। ठीक है, जैसे संख्या अगर ए व बी के लिए संख्या ए और बी के लिए अगर हमें माध्य निकालना है, और कौन सा निकालना है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एम यानी अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य, अगर हमें समांतर माध्य निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो समांतर माध्य का क्या मतलब हुआ कि हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो दो इन दोनों के बीच में स्थित हो। तो एम क्या हो जाएगा, ए और बी का। अगर दो संख्या ए और बी है, उनके बीच की मध्य की संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, उन दोनों को जोड़ के तो उसमें 2 का भाग देते हैं, यानी अगर हम उनका औसत निकाल लेते हैं तो औसत क्या होता है, उन दोनों की मध्य की संख्या आती है। तो एम क्या हो जाएगा, ए और बी का ए प्लस बी अपॉन, ये हमारे पास एम निकालने का फॉर्म होता है। किन्हीं भी दो नंबर का एम यानी समांतर माध्य क्या होता है, उन दोनों को जोड़कर उनका आधा करना यानी उनका एवरेज लेना। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पॉइंट जीएम। जीएम क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा, यानी जियोमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य। क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य। अब आपको बताना है कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया था तो मैं क्या बताया था कि गुणोत्तर माध्य में संख्या क्या होती है, अगर संख्या सतत अनुपात में है तो मैंने क्या बताया था उस टाइम कि जीपी श्रेणी में होती है। जीपी श्रेणी, अगर जीपी श्रेणी में भी वही संख्या होती है जो सतत अनुपात में होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर गुणोत्तर माध्य निकालना है ए और बी का, अगर ए और बी का गुणोत्तर माध्य निकालना है
तो हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अक्स से जिसका ए के साथ वही, अगर ए का अक्स के साथ वही अनुपात होगा जो अक्स का बी के साथ होगा। गुणोत्तर माध्य का तो यही मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो जिसके साथ जब ए अनुपात बनाता है तो वही रेशियो बनता है जो वो वैल्यू बी के साथ अनुपात बनाए। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था रेशियो में, इन दोनों का क्रॉस कर दो और इन दोनों का कर दो, यानी अक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी हो जाएगी। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू यानी क्या आ जाएगी, ए बी रूट, यानी हमारा जीएम क्या आ जाएगा, जीएम क्या आ जाएगा, यानी गुणोत्तर माध्य क्या आ जाएगा, रूट ए बी। समझ में आया। तो एक्चुअली में बेसिक रूप से गुणोत्तर माध्य होता है क्या है, हमारा मध्य अनुपाती होता है, यानी द्वितीय अनुपाती। जब हम मध्य अनुपाती निकालते थे तो ऐसे निकालते थे ना, वही एक्चुअली में गुणोत्तर माध्य होता है। अब अगर हमें एच एम निकालना है तो एच एम हम कैसे निकालेंगे, एच एम हम कैसे निकालें, अगर ए और बी का एच एम निकालना है तो हम क्या करते हैं, एच एम में संख्या क्या होती है, एपी के व्युत्क्रम ही होती है। अगर संख्या ए और बी एच पी श्रेणी में, इसका क्या मतलब, इनके व्युत्क्रम क्या होंगे, एपी श्रेणी में होंगे। अगर हम पहले एपी में माने इन संख्याओं को तो व्युत्क्रम में क्या आ जाएंगी, ए 1/a और 1/b आ जाएगी। अगर संख्या है एचपी में, रियल में एचपी में संख्या क्या है, ए और बी है, तो एपी में क्या आ जाएगी, 1/a 1/b आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इनका है हमें माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इनका जोड़ के आधा ही तो करेंगे ना, तो ये 1/a प्लस 1/b इसका हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, एफ बी आ जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, ए प्लस बी अपॉन नीचे 2ab बन जाएगा। ये हमारे पास अगर संख्या ये दो है तो उनका माध्य आ जाएगा। अब अगर हमें एचपी में क्या होता है, संख्या व्युत्क्रम हो जाती है तो माध्य व्युत्क्रम होगा, यानी एच एम क्या हो जाएगा, रूट 2ab ऊपर चला जाएगा अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। ये हमारे पास एच एम आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि एच एम कैसे निकालते हैं, जीएम और एएम तीनों के बारे में निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया एएम, जीएम और एचएम निकालना। तो इन्हीं दो नंबर्स का एएम क्या हो जाएगा, एएम तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। इन्हीं दो नंबर्स का जीएम क्या होगा, ये हो जाएगा रूट एफ बी हो जाएगा, दूसरा पॉइंट होगा। फिर तीसरा पॉइंट, इन्हीं नंबर्स का एचएम क्या होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपको दो कंडीशन याद रखनी है स्टूडेंट्स, किन्हीं भी दो नंबर्स का जब एम निकालते हैं, जीएम निकालते हैं और एचएम निकालते हैं, जो हमारे पास ये तीन वैल्यू आती है वो वैल्यू में दो कंडीशन होती है, दो उनमें प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये जो वैल्यू आएगी उनमें एम सबसे बड़ा होगा, फिर क्या आएगा, जीएम आएगा और फिर क्या आएगा, एचएम आएगा। एक तो कंडीशन ये होगी कि अगर होगा तो एम ही होगा सबसे बड़ा, एम से कोई बड़ा नहीं हो सकता। फिर एचएम सबसे छोटा होगा, इससे कोई छोटा नहीं हो सकता, और बी जीएम दोनों के बीच में होगा। या फिर कंडीशन क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकते हैं, यानी एम या तो सबसे बड़ा होगा या फिर जीएम के बराबर हो सकता है, फिर जीएम एचएम से बड़ा होगा या फिर एचएम के बराबर हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी हमारे पास, अगर संख्या इन्हीं दो संख्या, एक ही दो ही संख्या के लिए एम, जीएम और एचएम निकालते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि आपको क्या याद रखना है कि जब हम दो संख्याओं के एम और एचएम का गुणा करते हैं, जब एम इंटू एचएम करते हैं हम, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वह वही वैल्यू होती है जब हम जीएम का स्क्वायर करते हैं। इतना आपको याद रखना है कि अगर आपको कहीं किन्हीं दो संख्याओं के एम और जीएम एचएम दिए जाए तो आप जीएम निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है और जीएम निकालने के लिए रूट लगा देना दोनों तरफ। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, अगर आप एम ये है हमारा ए और बी के लिए, एचएम ये है, जब इनको गुणा करेंगे तो ए प्लस बी अपॉन 2 आ रहा है, एम गुणा ए 2ab अपॉन ए प्लस बी आ रहा है, ये आ रहा है हमारा एचएम। ये से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट रहा है, बच्चा क्या हमारे पास एफ बी आ रहा है। अगर एफ बी ये हमारे पास आ रहा है और जीएम क्या हमारा रूट एफ बी, जब इस जीएम का स्क्वायर करेंगे हम, जीएम स्क्वायर क्या आ रहा है, रूट एफ बी का स्क्वायर,
क्या आ जाएगा, एफ बी आ रहा है, ये एफ बी आ रहा है और ये भी एफ बी आ रहा है। इनका मतलब क्या हुआ, ए एम इंटू एच एम की वैल्यू किसके बराबर होगी, हमेशा जी एम के स्क्वायर के बराबर होगी। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स और वाई का ए एम 25 है और जी एम 7 है तो एक्स और वाई ज्ञात करो। हमें क्या दे रखा है, दो नंबर्स दे रखे हैं एक्स और वाई, उनका ए एम कितना दे रखा है 25 दे रखा है, जी एम क्या दे रखा है 7 दे रखा है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू याद करनी है। तो मैंने जब आपको ए बी संख्याओं में ए एम बताया तो क्या बताया था, ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ से एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई बाई टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाएगा 50 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 50। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आएगी। फिर हमें क्या दे रखा है कि हमें दो नंबर्स, इन्हीं दो नंबर्स का जीएम भी दे रखा है। कितना दे रखा है, तो जीएम क्या होता है, रूट एक्स वाई, इसकी वैल्यू 7 दे रखी है। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपको इन दोनों स्टूडेंट्स में रिलेशन निकालने के लिए क्या करना है, आपको एक चीज़ आती होगी कि x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। इतना तो आपको आता ही होगा। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, यही तो होता है। इतना तो आप जानते हो। अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन में अगर 2xy जोड़ दे और घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम प्लस 2xy और जोड़ दे और माइनस 2xy घटा दे तो ये कट रही है, इतने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो जानते हो। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब ये 2xy इधर ले लो और ये माइनस 2xy और माइनस 2xy माइनस 4xy यहाँ पे ले लो। इस इक्वेशन को अलग कर दो और उसको, ये इक्वेशन किसका मान है, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये माइनस 4xy, समझ में आ गया। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 50, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा। माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 49, इसको 4 गुना करेंगे 49 को तो 196 आएगा। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 2500 में से 196 गिरे 2304 आएगा, 2304। और आपको शायद स्क्वायर में मैंने बताया हुआ है 2304 किसका स्क्वायर होता है, 48 का स्क्वायर होता है। 48 को जब हम 48 से गुणा करते हैं तो 4 का 64 कैरी 6 आ रहा है, 4 दूनी 48 और 6 54 का 4 आ रहा है 48, सॉरी 8 और 32 और 32 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70 कैरी 7 16 और 7 23, 2304 आ रहा है। मतलब ये आएगा किसका 48 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से x प्लस माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आएगी 48 आ रही। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। इक्वेशन प्लस 1 में क्या हो रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू 50 आ रही है और इक्वेशन 3 में क्या हो रहा है, x माइनस वाई की वैल्यू 48 आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 50 है और x माइनस वाई कितनी है 48, दोनों को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 98 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 49, यानी पहला नंबर 49 आ जाएगा। और x प्लस वाई की वैल्यू अगर इक्वल 50 के है तो y की वैल्यू 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई ना x और y की, 49 और 1 आ रही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। हमने क्या किया कि हमें ए एम दिया रखा है 25, तो x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, ये x प्लस वाई 50 आ गया, रूट एक्स वाई हमें 7 दिया है तो एक्स वाई 49 आ गया। हम दो इक्वेशन जानते हैं, आपको ये दो याद रखनी है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इस सेकेंड इक्वेशन में अगर हम 2xy जोड़ दे और 2xy घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को अलग कर लेना है। क्या करना है, इसको अलग कर लेना है, ठीक है, इसको अलग कर लेना है। और यहाँ से 2xy माइनस के और माइनस के 2 मिलके 4xy हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू हम रख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 48। दोनों इक्वेशन को अलग करके जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, 2x की वैल्यू 98 आ रही है, x की वैल्यू 49 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि एक HP श्रेणी दे रखी है हमें, इसके पद क्या है 6 है, 4 है, 3 है। अब हमें इसका चौथा और 8वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास HP श्रेणी क्या है 6, 4 और 3 है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका फोर्थ टर्म ज्ञात करना है एक तो, और इसका 8वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको HP श्रेणी के बारे में बताया था, क्या बताया था कि जब भी आपको HP श्रेणी मिले तो आपको क्या करना है, ये समझ लेना है तुरंत कि ये एक FP श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम करके बनाई गई है। जब इसके पदों को वापस व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें एक FP श्रेणी प्राप्त होगी। तो यहाँ से FP श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी 1/6 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी और 1/3 हो जाएगी, ऐसे चल रही है। अगर हम इस FP श्रेणी का 8वां और चौथा पद ज्ञात कर ले और उनको वापस व्युत्क्रम बना दे तो हमारे पास HP श्रेणी क्या आ जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, इनका 8वां और चौथा पद ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, इस FP श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी है 1/4 ही है। यहाँ से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/12 लिख सकते हैं, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी को। फिर अगर इस FP श्रेणी का D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सार्वय अंतर कितना आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 1/4 माइनस 1/6। तो यहाँ से 12 एलसीएम आ रहे हैं, 12 एलसीएम आ रही है, ये जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगी, यानी 1/12। तो इसका D कितना आ रहा है 1/12 आ रहा है, यानी यहाँ पे 2/12 क्योंकि आप समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, चौथा पद याद करना है, यानी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हमें क्या पता है कि FP श्रेणी का चौथा पद क्या होता है a+3d होता है। कितना होता है a+3d होता है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया T4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a की वैल्यू 1/6 है प्लस D की वैल्यू 3 इंटू 1/12 है। यहाँ पे हमने क्या ली थी 2/12 ली थी। अब ये क्या बन रहा है, इधर 2/12 और इधर 3/12। अगर दोनों में बेस समान है ऊपर के अंश से जुड़ जाएंगे। T4 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 3 5/12 आ रही है। अगर इस FP श्रेणी का चौथा पद अगर ये है तो HP श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, इसका वापस व्युत्क्रम कर दे तो इस FP श्रेणी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे मतलब 12/5 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 12/5 इसका आंसर आ। ऐसे हम कौन सा पद है 8वां पद याद करना है, तो 8वां पद क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा a+7d, नहीं होगा ना। अब वापस पुट करेंगे मान हम, तो T8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 2/12 है प्लस 7 इंटू 1/12। यहाँ पे T8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर 2 है और उस तरफ 7 है, 9/12 हो जाएगी। तो कट रहा है, उनको काट दो, 3 से कट रहा है, यानी 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 3/4 है तो HP का पद क्या होगा, ये हो जाएगा ना, इसका व्युत्क्रम वापस 4/3 हो रहा है। तो यहाँ से 8वां पद क्या आएगा हमारे पास 4/3 आएगा। तो आप समझ गए कैसे निकाला हमने कि जब भी आपको HP श्रेणी के बारे में दिया जाए तो आपको एक चीज़ समझ जानी है कि HP श्रेणी क्या होती है। जब हम किसी भी FP श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम बनाते हैं तो एक ऐसी श्रेणी बनती है जो अपने आप को HP श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो अगर हमें HP श्रेणी बना के उसके पद निकाल दे और वापस व्युत्क्रम करेंगे तो वो HP श्रेणी के पद निकल जाएंगे, अगर हमने HP को FP में बदला है तो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि एक GP श्रेणी है जिसके पद क्या है 64 है, 32 है, 16 है और उसके n पदों का योग हमें कितना दे रखा है 127.5, यानी 127 ही 1/2 दे रखा है। ठीक है, उसका nवां पद ज्ञात करना है। इस GP श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। इसका पहला पद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 64 है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, GP श्रेणी में r की वैल्यू क्या होती है, दूसरे पद में पहले पद का भाग देना, यानी 32/64 हो जाएगी। यहाँ से कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका क्या मतलब, r की वैल्यू 1 से कम है। जब r की वैल्यू 1 से कम है तो SN क्या होता है हमारा, जब हमारे पास GP श्रेणी में r की वैल्यू 1 से कम होती है तो SN कितना होता है
ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही होता ना। एस एन क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर होता है, ठीक है। तब इसमें इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और इसके इक्वल करेंगे। क्या करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है 64 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर एन हो जाएगा यहाँ पे। ये 1 माइनस आर की पावर 1, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 127। अब 127 को 127 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जब बट्टे में 1 माइनस 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा 128 बनेगा। 1 माइनस 1/2 की पावर एन बनेगा। यहाँ से कितना है 127 प्लस 1/2 बन रहा है, ठीक है। तब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 127 दोनों 128 दोनों साइड में गुणा होगा, तो 128 माइनस 128 की बट्टे 2 की पावर एन इक्वल किसके होगा 127 प्लस 1/2। अब इसको इधर घटाएंगे और उसको उधर लेके जाके पॉजिटिव कर देंगे। और 128 को स्टूडेंट्स हम 2 की पावर 7 के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो आप जानते होंगे कि 2 की पावर 7 क्या होता है 128 होता है। तो 128 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 की पावर 7 हो जाएगी, बट्टे में 2 की पावर n आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, जब 128 में से 127 घटाएंगे तो 1 बचेगा, उससे वापस 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। इतना आप समझे। तो अब आप इतना जानते हो स्टूडेंट कि जब भी हमें a की पावर m अपॉन a की पावर n मिलता है, इसकी वैल्यू मैंने घातांक रूप में क्या बताई थी, a की पावर कितनी होगी m माइनस n होगी। इतना आप जानते हो। तो यहाँ से पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर, बेस हमारा सेम है 7 माइनस n हो जाएगी, और यहाँ पे 2 की पावर -1 हो जाएगी। अब अगर आपका बेस सेम है और पावर इक्वल हो रही है, नहीं घातांक रूप अगर इक्वल हो रहा है तो पावर भी इक्वल होगी, यानी 7 माइनस एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी -1 के। -1 इधर आएगा और n उधर जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 इधर आगे प्लस का होके जुड़ जाएगा, यानी 8 हो जाएगी। यानी इस श्रेणी का अगर योग अगर इतना है तो ये कितने पद हो गए, इसमें 8 पद होंगे। समझ में आया कैसे हुआ। हमने श्रेणी का पहला पद लिया और पता किया कि r की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब n का सूत्र कौन सा लगेगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर लगेगा। इसमें वैल्यू पुट की, नीचे 1/2 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेंगे, तो पलटेंगे तो 2 ऊपर चले जाए गुणा हो जाएगा, 128 हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने जिसको इसको दोनों को गुणा किया अंदर ब्रैकेट में, ये आ रहा और ये आ रहा है, ये इधर जाके इसमें घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, और इसको 128 को हम 2 की पावर 7 के रूप में लिख सकते हैं। बट्टे में 2 की पावर n है, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होती है, a की पावर m माइनस n होती है, ये हो जाएगा। पावर बेस इक्वल है और घातांक रूप बराबर हो रहा है, मतलब पावर भी इक्वल होगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 है, आ जाएगी, ठीक है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने HP जीपी और AP सीरीज से रिलेटेड आपको सारा कुछ बता दिया है और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ।